अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है एक नया टॉपिक करने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स का। आज हमारा डे 23 रहने वाला है और हम जो है अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी किस्मत में जो है इंडियन हिस्ट्री के भी लेक्चर्स है। इंशाल्लाह एंशंट हिस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ पे आपके नसीब में होगी। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ तक सफर पहुंचेगा, आप जो है कहाँ तक हमारा साथ दोगे। अगर मैं बात करूं आज के इस क्लास की, इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम इंडियन हिस्ट्री करने वाले, यानी कि इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम एंशंट वाला पोर्शन, ठीक है ना, एंशंट वाला पोर्शन इसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है मिडिवल एंड मॉडर्न पिक करेंगे, लेकिन पहले हम जो है एंशंट पीरियड को जो है हम पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस क्लास में हमारा जो रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इसमें जो है हम सोर्सेस पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री जो हमें पढ़नी है, हमें समझना है कि हिस्ट्री क्या है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, ये जो हिस्ट्री है एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हिस्टोरिया कहते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है। अगर मैं बात करूं इस हिस्टोरिया की, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है नॉलेज, ठीक है ना। ऐसी नॉलेज जो कि इंफॉर्मेशन के जरिए हम निचोड़े, जो कि गैदर करें, जो कि समेटे। इंफॉर्मेशन के जरिए हमें जो नॉलेज मिलती है वही कहलाती है हिस्टोरिया। और ये जो हिस्टोरिया है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसी वर्ड से जो है हिस्ट्री वर्ड निकाला गया है। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सिंपली ये तो हमने समझ लिया, हिस्ट्री ये जो वर्ड है हिस्टोरिया से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब नॉलेज है। लेकिन हिस्ट्री क्या है? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री से हमें क्या देखने को मिलता है? हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं? वो यहां पे एक छोटी सी डिफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सिंपल सी डिफिनेशन है, सबको पता है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कह सकते हैं हम कि एक सब्जेक्ट है ना। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ के हमें क्या मिलता है? पढ़ के हमें जो है पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट मीन वी कैन से हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस अबाउट पास्ट इवेंट्स, जो कि हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, उसे ही हम कहते हैं हिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि इंडिया में जो है मुगल शासन था, यहां पे अकबर रूल करता था, बाबर रूल करता था, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, यहां पे इस तरह से पावरफुल किंगडम थी, वो हुआ, ये हुआ, आर्यनज आए, स्टोन एज थी, वगैरह थी। अगर मैं ये आपसे कहने वाला हूं या अगर आपसे मैं कहूंगा, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली, हमें ये नॉलेज कहां से मिली? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि आज से 100 साल पहले क्या था, 200 साल पहले क्या था। दैट मीन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज देता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब बहुत सारे हिस्टोरियन आए जिनके द्वारा जो है, जब हिस्ट्री वजूद में नहीं थी तो बहुत सारे हिस्टोरियन आए जिनके द्वारा जो है अपनी अपनी ओपिनियंस दी, अपनी अपनी राय दी गई, अपनी अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ जो है दिया गया बहुत सारे हिस्टोरियन की तरफ से। लेकिन जो भी एविडेंस उनकी तरफ से दिए गए वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, क्योंकि उनमें जो है ढेर सारी मन गिड़त कहानियां थी। लेकिन हेरोडोटस आए। कौन आए? हेरोडोटस आए, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। तो ये जो बुक थी ये हेरोडोटस ने लिखी थी, जो कि एक फॉरेन राइटर थे, ग्रीक रोमन राइटर थे हेरोडोटस, ठीक है ना, ग्रीक रोमन राइटर थे। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका, और ये जो है ये सोर्स जो प्रोवाइड किया गया इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, इसे जो है एक्सेप्ट किया गया और इसे जो है अच्छा खासा सोर्स माना गया। और ये हेरोडोटस पहले ऐसे राइटर थे, पहले ऐसे हिस्टोरियन थे जिनके द्वारा जो है एक इंफॉर्मेशन दी गई हिस्ट्री के रिगार्डिंग। दैट इज वाई हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है। तो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छी तरह से समझ लेना। ये हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लिया किसके रिगार्डिंग? हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब यहां पे अगर हम सोर्सेस की बात करें, इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस, मैंने आपको अभी अभी बताया सोर्सेस क्या है, ठीक है ना। ये जो हिस्टोरिका थी ये भी क्या था? एक सोर्स था। अगर मैं बात करूं सोर्स की, ठीक है ना, तो सोर्स क्या है?
देखिए हिस्टोरिका क्या थी, एक बुक थी। इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, चाहे किसी भी शासन के रिगार्डिंग मिले, किसी भी टाइम पीरियड के रिगार्डिंग मिले, कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक सोर्स है, यानी कि जिससे हमें, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिटन सोर्स हो, चाहे वो जो भी हो, जो भी एविडेंस हो जिसके रिगार्डिंग हमें इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, किसी भी शासन के रिगार्डिंग, किसी भी किंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, उससे हम कहते हैं सोर्स। तो ये सोर्स जो है रिटन सोर्स भी हो सकता है, कॉइन के शेप में भी हो सकता है, दैट मीन आर्कोलॉजिकल सोर्स भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि सोर्स क्या है, ठीक है ना। सोर्स का मतलब क्या है, तो इंडियन हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस है, यानी कि वो कौन से सोर्सेस है जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली, हमें कैसे पता चला इंडियन हिस्ट्री क्या है, इंडिया में क्या था, ये हमें किस तरह से पता चला, ये हमें सोर्सेस के जरिए पता चला। अब ये सोर्सेस कौन कौन से, देखिए पहला ही सोर्स लिटरेरी सोर्स, दूसरा सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि ये दो मेन सोर्सेस है जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिली। अब अगर मैं बात करूं लिटरेरी सोर्स की, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटरेरी। लिटरेरी से आपको क्या पता चल रहा है, लिटरेचर, दैट मीन जो लिखित हो, जिसकी लिखावट हो, यानी कि ऐसा सोर्स जो कि लिखित हो, यानी कि जो कि रिटन फॉर्म में हो, बुक्स के शेप में हो, और हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताए, हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताए, उसे हम कहेंगे लिटरेरी सोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिटरेरी सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्स वो सभी सोर्सेस है जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, दैट मीन जो कि बुक्स के फॉर्म में होते हैं, और जो हमें हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, उन्हें हम कहेंगे लिटरेरी सोर्सेस। अब ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। ये जो लिटरेरी सोर्स है इसके भी दो टाइप्स है, एक तो इंडिजिनस सोर्स, दूसरा फॉरेन सोर्स। देखिए ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो। मैं बात कर रहा हूं लिटरेरी सोर्स की, जो कि लिखित हो, जो कि बुक्स के फॉर्म में हो, और हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ बताए, पास्ट इवेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताए, उससे हम लिटरेरी सोर्स कहेंगे। इस लिटरेरी सोर्स के भी दो टाइप्स है, एक तो इंडिजिनस सोर्स और दूसरा फॉरेन सोर्स। अब हम ये इंडिजिनस सोर्स और फॉरेन सोर्स को समझेंगे। अगर मैं बात करूं इंडिजिनस सोर्स की, जो कि लिटरेरी सोर्स का एक टाइप है, तो लिटरेरी सोर्सेस वो सभी सोर्सेस हैं। यहां पे मैंने आपको बता दिया सोर्सेस क्या है, ठीक है ना, सोर्स मैंने आपको समझा दिया क्या है। इंडिजिनस सोर्स वो सोर्सेस है जो कि प्रिपेयर किए गए होंगे या तो लिखे गए होंगे उन हिस्टोरियन के द्वारा जो कि इंडिया के होंगे। दैट मीन इंडिजिनस सोर्सेस, हम उन सोर्सेस को कहेंगे जो कि इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा तैयार किए गए होंगे, और हमें जो है हमारे पास्ट इवेंट्स के रिगार्डिंग, दैट मीन इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। दैट सोर्सेस आर कॉल्ड इंडिजिनस सोर्सेस, दो सोर्सेस आर कॉल्ड इंडिजिनस सोर्सेस। अब इस इंडिजिनस सोर्सेस के भी दो टाइप्स हैं, एक तो रिलीजियस सोर्स और दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्स। अब रिलीजियस सोर्सेस क्या है, रिलीजियस सोर्स आपको पता चल ही गया होगा, यानी कि जो रिलीजियस से बिलोंग करते होंगे, जो कि रिलीजियस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। अगर मैं बात करूं रिलीजियस सोर्सेस की, इंपॉर्टेंट है, दैट मीन ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा। दैट मीन ये सारे के सारे क्या है, वेदास है, वेदास, यानी कि रिलीजियस सोर्सेस में क्या आते हैं, वेदास आते हैं, जिनमें ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा आते हैं। हर एक पॉइंट को नोट कर डाउन कर लेना। अब हम जो है वन बाय वन करके ऋग्वेदा को, समवेदा को, अथर्ववेदा को और यजुर्वेदा को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ऋग्वेदा पे अगर हम आते हैं, सबसे पहले पॉइंट आपको नोट डाउन क्या कर लेना है, ऋग्वेदा के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो ऋग्वेदा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है, ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना सोर्स है, यानी कि सबसे पुरानी वेदा है। अगर मैं इन वेदास की बात करूं, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा की,
तो इनमें जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सी है? ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा की मीनिंग की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ हाइमस, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ हाइमस किसका मतलब है? ये मीनिंग है किसकी? ऋग्वेदा की। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें 10 मंडाल्स हैं, आप चैप्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। मंडाल्स का मतलब क्या है? चैप्टर्स। ऋग्वेदा की मैं बात कर रहा हूं। और 1028 हाइमस इसमें पाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऋग्वेदा की अगर मैं बात करूं, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है ना आर्यनस का, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे आर्यनस, तो यहां पे आप इतना याद रखो, आर्यनस के पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग हमें ऋग्वेदा इंफॉर्मेशन देती है। ऋग्वेदा के रिगार्डिंग आपने नोट डाउन क्या कर लिया? ये ओल्डेस्ट वेदा है। इसकी मीनिंग की अगर मैं बात करूं, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ हाइमस, इसमें 10 मंडाल्स हैं या चैप्टर्स आप कह सकते हो। 1028 हाइमस इसमें पाए जाते हैं और ये आर्यनस के पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वेदा पे, दैट इज समवेदा। तो समवेदा की अगर मैं बात करूं, देखिए समवेदा को जो है वेदा ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है और इससे जो है फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। ढेर सारे क्वेश्चन जहां पे आपके बनेंगे, एक एक पॉइंट को जहन में रखो। समवेदा की अगर मैं बात करूं, वेदा ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं समवेदा की बात करूं, इसमें जितने भी हाइमस हैं, ठीक है ना, जितने भी हाइमस इसमें हैं, वो हाइमस जो है ऋग्वेदा से लिए गए हैं सारे के सारे। लेकिन यहां पे जो है वो एक म्यूजिकल फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी कि एक रिदम उनकी बनाई गई है, संगीत, मतलब ताकि उनको जो है एज ए जिस तरह से संगीत को गाते हैं उसी तरह से हाइमस को गाया जाए या इनको जो है रिसाइट किया जाए। एक रिदम इनकी बनाई गई समवेदा में। किनकी? जितने भी हाइमस ऋग्वेदा में पाए गए हैं 1028 हाइमस, उनको जो है समवेदा में एज इट इज लाया गया, लेकिन म्यूजिकल फॉर्म में, एक रिदम में। अगर मैं बात करूं यहां पे जो है 1549 हाइमस जो है इस वेदा में है, ठीक है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन मत आ जाना, सारे के सारे हाइमस यहां पे नहीं लाए गए, उसी में से जितने भी हाइमस सामवेदा में है वो ऋग्वेदा से लाए गए, उठाए गए। इसके बाद अगर मैं यजुर्वेदा की बात करूं, तो देखिए यजुर्वेदा जो है ये जो है वैदिक सोसाइटी के रिचुअल्स के बारे में हमें बताता है। वहां पे रिचुअल्स क्या है थे, यानी कि वहां पे जो रीति रिवाज थे उसके रिगार्डिंग जो है यजुर्वेदा से इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये केवल ऐसी वेदा है, ठीक है ना, जो ये केवल ऐसी वेदा है, यजुर्वेदा केवल ऐसी वेदा है जो कि प्रोज एंड वर्सेस के फॉर्म में है। नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं अथर्वा वेदा की, तो अथर्वा वेदा क्या है? अथर्वा वेदा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैजिक के बारे में, डिजीज के बारे में एंड प्रिवेंशन के बारे में। यानी कि जो भी वैदिक शासन में, वैदिक काल में जो लोग थे वो किस तरह का मैजिक करते थे, क्या कुछ करते थे, डिजीजेस को किस तरह से प्रिवेंशन करते थे, उनका क्या ट्रीटमेंट करते थे, वो इसमें मेंशन किया गया है अथर्वा वेदा में, ठीक है ना। और इसी से वो काम लेते थे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेस पे। यहां पे कंफ्यूजन मत आ जाना, अच्छी तरह से समझो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने क्या कंप्लीट किया। हम सोर्सेस पढ़ रहे थे, जिसमें लिटरेरी सोर्स पढ़ा है मैंने, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ा है मैंने। लिटरेरी सोर्स मैंने आपको बताया क्या है, ठीक है ना, जो बुक्स के फॉर्म में हो। और फिर मैंने आपको कहा इसके दो टाइप से, इंडिजिनस सोर्स और फॉरेन सोर्स। इंडिजिनस सोर्स मैंने आपको बताया रिलीजियस सोर्स एंड नॉन रिलीजियस सोर्स। तो ये हम पढ़ रहे थे रिलीजियस सोर्स, जो कि किसका टाइप है? इंडिजिनस सोर्स का। अब इसका नॉन रिलीजियस टाइप जो है, दूसरा टाइप, अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है ना। नॉन रिलीजियस सोर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स इंक्लूड है एंड बायोग्राफीज इंक्लूड है, यानी कि जो कि रिलीजियस के रिगार्डिंग नहीं हो। अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, राजतरंगिणी की बात करूं, चर्चनामा की बात करूं, यानी कि जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स है या जो किसी ना किसी रूलर की जो बायोग्राफी वगैरह है, उनसे भी हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उस रूलर के रिगार्डिंग। सपोज मान लीजिए मैं अकबर नामा की बात करूं, जो कि अकबर की बायोग्राफी है, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, वो भी तो हमारा एक सोर्स है। उससे हमें
अकबर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका नेचर किस तरह से था, वो क्या पसंद करता था, ठीक है ना, वो किस टाइप का रूलर था, यानी कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिली ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स है, लेकिन ये नॉन रिलीजियस सोर्स में इंक्लूड होगा। इसी तरह से हिस्टोरिकल जितने भी टेक्स्ट्स हैं या बायोग्राफिकल टेक्स्ट्स जितने भी है वो नॉन रिलीजियस सोर्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, राजतरणी, चचनामा वगैरह। कंप्लीट हो गया इतना। अब हम आ जाते हैं फॉरेन सोर्सेस पे। तो फॉरेन सोर्स हम किसे कहेंगे? देखिए, फॉरेन सोर्स की अगर मैं बात करूं, फॉरेन से ही आपको पता चल गया होगा, फॉरेन से आप अंदाजा लगा सकते हो। फॉरेन का मतलब क्या है? पराया, यानी कि जो कि इंडिया का नहीं होगा, जो कि किसी बैरूनी मुल्क से आया होगा, चाहे वो ग्रीक से आया होगा, चाइना से आया होगा, जहां से भी वो आया होगा, वो सोर्स यहां का नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? फॉरेन सोर्सेस वो सभी सोर्सेस हैं इंडिया के रिगार्डिंग, जितने भी फॉरेन सोर्सेस है वो इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। जितने भी ट्रेवलर्स यहां पे आए या जो फॉरेनर यहां पे आए, जो फॉरेनर हिस्टोरियन थे, उनके द्वारा जो सोर्स प्रिपेयर किया गया रिगार्डिंग इंडियन हिस्ट्री, वो कहलाता है फॉरेन सोर्स। यानी कि फॉरेन सोर्स भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, लेकिन ये सोर्सेज जो है ये फॉरेन राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आए, ग्रीक रोमन राइटर आए, ठीक है ना, चाइनीज राइटर आए, अरब राइटर आए, बहुत सारे राइटर आए यहाँ पे, जिनके द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है बुक, कोई ना कोई बुक लिखी गई इंडियन हिस्ट्री के द्वारा। अगर मैं बात करूं जो कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि पहला ही सोर्स प्रोवाइड किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? ग्रीक रोमन राइटर के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, जिसे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। वो भी तो एक फॉरेनर ही था ना, वो इंडिया का नहीं था। तो इसी तरह से जितने भी सोर्सेस प्रिपेयर किए गए फॉरेनर्स के द्वारा, फॉरेन हिस्टोरियंस के द्वारा, वो कहलाएंगे हमारे फॉरेन सोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीक रोमन राइटर थे, ठीक है ना, चाइनीज राइटर यहाँ पे आए, अरब राइटर यहाँ पे आए। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, फहीन आया, ठीक है ना, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, ये यहाँ पे विजिट करते हैं और ये जो है एक बुक लिखते हैं, फहीन, ठीक है ना। फहीन विजिट करते हैं इंडिया में, और ये जो है चंद्रगुप्ता सेकंड के शासन में, टाइम पीरियड में यहां विजिट करते हैं इंडिया में, और ये यहां पे एक बुक लिखते हैं जिसका नाम फगोजी है, ठीक है ना, जो कि फहीन के द्वारा लिखी गई, और ये भी जो हमें इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और फगोजी की अगर मैं बात करूं, ये जो है गुप्ता एज, गुप्ता शासन, गुप्ता टाइम पीरियड के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि गुप्ता शासन में क्या था, किस तरह से था, वो हमें कहां से मिलती है? फगोजी से। अल बेरूनी की अगर मैं बात करूं, ये एक अरब राइटर थे, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई किताबुल हिंद, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो किताबुल हिंद है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है राजपूत्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना, राजपूत्स के रिगार्डिंग हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसी के साथ हमारे जो सोर्सेस है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि हमने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस। तो हमने पहले जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें एंशिएंट इंडिया पे आना है, यानी कि पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है एंशिएंट इंडिया, लेकिन ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे दे दूंगा, इसके बाद हम कल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री जो कि अब हमें स्टार्ट करनी है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम सोर्सेस पढ़ रहे थे, ऑल ओवर हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें पहला टाइम पीरियड पढ़ना है, किसका? एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो इंडिया की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है ना, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो इसमें हम सबसे पहला एंशिएंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो इसमें 3 पीरियड्स आते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। अगर मैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड की बात करूं तो इस प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे, रिटन सोर्सेस नहीं थे।
यानी कि ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे हिस्टोरियंस के पास केवल और केवल आर्कोलॉजिकल सोर्स थे, कॉइन्स वगैरह थे, या कुछ इस तरह से कुछ पिलर्स वगैरह थे, या कुछ इसी तरह से जो है बर्तन वगैरह से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। रिटन सोर्सेस कोई भी नहीं था इस टाइम पीरियड में हिस्टोरियन के पास। इसके बाद अगर जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आया, उसमें जो है डेवलपमेंट हुई, यानी कि जब हिस्टोरियन किसी चीज पे झांकने लगे अच्छी तरह से, तो आहिस्ता 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 उनके पास जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ यहाँ पे रिटन सोर्सेस भी देखने को मिले। लेकिन ये जो रिटन सोर्सेस थे, अब उनमें नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से पढ़े। इन रिटन सोर्स को पढ़ा ही नहीं जा सकता था किस शासन में, प्रीहिस्टोरिक पीरियड में। इसके बाद हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे, रिटन सोर्सेज भी थे, और उनको अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता था। जो भी रिटन सोर्सेज थे उनको अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता था। तो ये थी सोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन। तो हम इसे जो है कल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो प्री हिस्टोरिक सोर्स है, प्रोटो हिस्टोरिक सोर्स है, हिस्टोरिक सोर्स है, इसके टाइप्स भी हम अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और आपको बताता चलूं कि ये जो आज हमारा डे है क्रैश कोर्स का, डे 23 है। इससे पहले भी हमने बहुत कुछ किया है, उसे अच्छी तरह से देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो उसे एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो अच्छी तरह से देख लेना, बहुत कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, नए लोग जितने भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे इसी तरह के वीडियोस मिलते रहते हैं आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली यहाँ पे आपको जो है तैयारी करवाई जाती है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, तो यहाँ पे जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ बहुत ही जल्द यहाँ पे अग्निवीर के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो कीप इन टच। यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो आप में से जिसने हमारा जो है क्रैश कोर्स नहीं देखा है, जो कि बाकी के लेक्चर्स हैं, तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जो है डे 1 से हमारा पूरा का पूरा थ्योरी टाइप क्रैश कोर्स देख सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार जरूर विजिट करें,